संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक हर तरफ सिर्फ आग लगी हुई है। नेताओं के घरों में लूट, सरकारी दफ्तर जलाए जा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री तक को घर में घुसकर पीटा गया और उनकी पत्नी, उनको तो जिंदा ही जला दिया गया। नेपाल, वही नेपाल जो हमेशा अपनी शांति, हिमालय की वादियों और भगवान पशुपतिनाथ के लिए जाना जाता है, आज जल रहा है। जी हाँ, संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक हर तरफ सिर्फ आग लगी हुई है। नेताओं के घरों में लूट, सरकारी दफ्तर जलाए जा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री तक को घर में घुसकर पीटा गया और उनकी पत्नी, उनको तो जिंदा ही जला दिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह भेज दिया गया ताकि ये आंदोलनकर्ता जो है वो उन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ तो हुआ सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से, या फिर नेपाल के युवा सचमुच जन क्रांति पर उतर आए हैं? साथियों, नेपाल में इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, पार्टी दफ्तर और यहाँ तक कि पुलिस थाने भी आंदोलनकारियों के कब्जे में हो चुके हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा घायल हैं। जगह जगह कर्फ्यू लगा है, बैंकों में लूट, सरकारी गाड़ियों को आग और काठमांडू से लेकर वीरगंज तक अराजकता फैली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आंदोलन क्यों भड़का। आपको बताती हूँ कुछ कारण लिस्ट करके। सबसे पहला कारण, सोशल मीडिया बैन। नेपाल सरकार ने अचानक से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। दूसरा कारण, भ्रष्टाचार के घोटाले। 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, जिसमें 54,600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। 2023 का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, जिसमें 13,600 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आया। 2024 का कोऑपरेटिव घोटाला, जिसमें 69,600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। ये रकम नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली रकम है। तीसरा बड़ा कारण, बेरोजगारी और महंगाई। 2019 में बेरोजगारी दर जो था वो 10.39% थे, अब 10.71% हो गई। महंगाई भी 5% से ऊपर पहुंच चुकी है। युवा कह रहे हैं कि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं और हमें नौकरी तक नहीं मिल रही। चौथा मुख्य कारण है राजनीतिक अस्थिरता। 5 साल में 3 प्रधानमंत्री, देयुबा, प्रचंड और अब ओली, लगातार बदलती सरकार से विकास पूरी तरह से रुक गया। और ये 5वां कारण जो है, ये भी बहुत मुख्य कारण है, विदेशी दखल। कभी अमेरिका का दबाव, कभी चीन का और अब भारत से बढ़ती दूरी। युवाओं को लग रहा है कि नेपाल एक मोहरा बन गया है। लोगों का तो ये भी कहना है, क्योंकि ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, ऐप्स थे, वो ज्यादातर अमेरिका के थे, तो इस पूरे आंदोलन में अमेरिका का भी बड़ा हाथ हो सकता है। और तो और पीएम ओली की चीन से बढ़ती नजदीकियां अमेरिका को ट्रिगर करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह थी। अभी कुछ टाइम पहले ही वो चीन दौरे से वापस लौटे थे। नेपाल की जेन जी पीढ़ी, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी देखकर भड़क उठे। सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। नेताओं के बच्चों की शानो शौकत बनाम आम जनता की बदहाली, यही कारण है इस आंदोलन का। सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया बैन किया, ये गुस्सा बारूद की तरह फट पड़ा। घटनाओं की टाइमलाइन जो थी वो बताती है। युवाओं ने काठमांडू से विरोध शुरू किया, संसद भवन को घेरकर आग लगा दी गई। राष्ट्रपति पौडेल, पीएम ओली और गृह मंत्री लेखक के घर जला दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर मारा। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। हजारों प्रदर्शनकारी सरकारी हथियार और विस्फोटक लेकर भाग गए। इसके बाद सेना ने स्थिति संभालने के लिए कमान अपने हाथ में ली। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देते हुए ये लिखा कि मैं समस्या का समाधान चाहता हूँ
और इसे संविधान के अनुसार राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि नेपाल का लोकतंत्र इस वक्त घुटनों पर आ चुका है। अराजक तत्वों की धरपकड़ हो रही है और पूरे देश में कर्फ्यू जारी है। अब सवाल ये कि क्या नेपाल की ये जो आग है वो भारत तक भी पहुंच सकती है? नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है, ये हम सब जानते हैं। नेपाल भारत पर तेल, दवाइयों, अनाज जैसी सप्लाई के लिए निर्भर है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमाएं भी हैं। लाखों नेपाली भारत में रोजगार पाते हैं और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। भारत ने अभी चुप्पी साध रखी है और सिर्फ इतना कहा है कि फिलहाल अपने नागरिक नेपाल की यात्रा ना करें। लेकिन अगर ये आग लंबे वक्त तक जारी रही तो इसका असर सीधा भारत की सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है। जरा आपको याद दिला दूं कि ये कहानी जो है वो सिर्फ नेपाल की नहीं है। श्रीलंका 2022, जनता का गुस्सा और सरकार का पतन, देखा ही था आपने कि क्या हालत हुई। बांग्लादेश 2024, अभी पिछले ही साल शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। लोगों ने अराजकता फैला दी। आपने देखा ही कि क्या हाल हुआ बांग्लादेश का। और अब नेपाल 2025 में ओली की सत्ता गई और सेना की एंट्री हुई। दक्षिण एशिया का पूरा इलाका राजनीतिक अस्थिरता से हिल रहा है, ये साफ है। कुछ महीने पहले नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी के लिए भी आंदोलन हुए थे। अब जब लोकतांत्रिक सरकारें लगातार फेल हो रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेपाल फिर से राजशाही की तरफ लौट जाएगा? और क्या ये सब कुछ एक पैटर्न है? पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, हमारे जितने भी आसपास के नेबर्स हैं, कंट्रीज है, उन सबका अराजकता फैल चुकी है। दिख रहा है कि क्या हालत हो रही है। या फिर ये आंदोलन जो है वो नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा। दोस्तों, नेपाल आज एक बारूद के ढेर पर बैठा है। जेन ज़ी का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर नहीं, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और नेताओं की ऐशो आराम भरी जिंदगी पर है। केपी शर्मा ओली यानी प्रधानमंत्री नेपाल का इस्तीफा जो है वो सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, नेपाल के लोकतंत्र, उसके भविष्य और उसके पड़ोसियों के लिए। अब सवाल आपसे है, क्या नेपाल का लोकतंत्र बच पाएगा या फिर ये देश भी श्रीलंका और बांग्लादेश के तहत राजनीतिक अराजकता में डूब जाएगा? इस पूरे मामले पे जो भी मैंने आपको बताया और कल से जो आप नेपाल की खबरें देख रहे हैं, उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या कारण और हो सकते हैं? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पिलर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।